स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुखमीम सृष्टि इंस्टीट्यूट। हम लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक्स का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस थ्योरी सब कुछ करेंगे। तो जिसमें थ्योरी फर्स्ट है, इफ़ जेड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a प्लस आई बी फॉर्म में होता है, किसी भी तरह का लिखा हो, ठीक है। अब उस a प्लस आई बी फॉर्म को मैंने एक अल्फ़ाबेट नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसे हम जेड बोल रहे हैं, ठीक। अब ये जो जेड है यार बहुत पॉपुलर है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में। जहाँ भी जेड लिखा होता है नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं बोला जाता है तो a प्लस आई बी फॉर्म का होता है, ठीक। बट अगर ये जे मेंस एडवांस में क्वेश्चन आएंगे तो जेड या अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी बोलेगा, तो अगर उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेगा तो आपको a प्लस आई बी मान लेना है, ठीक है। तो नहीं कि जेड ही आपको हर जगह दिखे, जेड जब कुछ नया भी नंबर हो सकता है, लेकिन उस नया नंबर को अगर बोला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उस नंबर को a प्लस आई बी फॉर्म मानोगे। बट हम पूरे चैप्टर के एंड तक जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे, यानी कि वो किस फॉर्म में लिखा होगा, a प्लस आई बी फॉर्म में, ठीक। और ये जो ब्रैकेट्स में लिखा है ये बात मैंने भी आपको कल बताया था कि a और b बिलोंग्स टू रियल। प्रीवियस लेक्चर में इसकी बात हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें जो a लिखा है, a को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोलता है? रियल पार्ट ऑफ z। इस a को, इस z का रियल पार्ट बोलते हैं, ठीक। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार रियल तो होता है तो बताने की क्या जरूरत है, a और b रियल तो होता है तो बताने की जरूरत है। यहाँ मैं रियल नंबर नहीं बोल रहा हूँ, इस z के कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स को बोल रहा हूँ, रियल पार्ट। जैसे होता तो b भी रियल है अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन इस b को कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है, जिसे बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने आपको मीनिंग बताया पूरा अच्छे से लिख कर। अब इसी चीज़ को शॉर्टकट में लिखने का तरीका होता है, इसी a को और इसी b को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या है सुनो, जैसे लिखा है तो REZ, तो RE का मतलब होगा रियल पार्ट। मतलब ये यार इस मैथ में ये सिंबल आपको दिख सकता है किसी भी जगह पे, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको RE के साथ दिख सकता है मे बी, तो रियल पार्ट ऑफ जेड पूरा पढ़ेंगे, यानी ये वाला पार्ट्स पढ़ा जाएगा कहीं भी अगर इस तरह से दिखता है तो। इसी वे में अगर आगे बढ़े तो B जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है उसको शॉर्टकट में हम लोग IM ऑफ जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मीनिंग हम यहाँ पे दो नए डेवलप कर रहे हैं, एक RE ऑफ जेड का और एक IM ऑफ जेड का। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि दिस, मैं पूछूं यार इसका आंसर बताओ, तो आंसर मतलब होगा कि अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कुछ भी लिखा हो उसके बाहर क्या लगा है, रियल। इसका मतलब है कि इस अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताओ। तो इसमें बताओ रियल पार्ट क्या है, 3, यही तो है। अच्छा, जैसे मान लिखा है IM, ये बहुत बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन अब अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे करेंगे। जैसे लिखा है 2 - 7i, तो इसका क्या मतलब है कि अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका सिर्फ कौन सा पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट। कितना आ जाएगा यहाँ पे, -7। अच्छा, जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल ये हुआ समथिंग टाइप कि 3 + 2i या कुछ भी लिख लो इंटू 1 - 2i, कुछ भी इस तरह से, और मैं अब पूछूं कि इसका रियल पार्ट क्या है। तो गाइस अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं सुनो, उनको लगता है कि 2 कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लाई हुआ है तो रियल पार्ट बताएं कैसे। तो आप बताओ ये थ्योरी हम कब पढ़ रहे हैं, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में है, मतलब इस z की वैल्यू a प्लस आई बी अगर यहाँ रख दिया जाए तो यहाँ क्या मिलेगा, रियल a प्लस आई बी, इमेजिनरी a प्लस आई बी, यही तो मिलेगा। तो यहाँ पे लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी फॉर्म का फिलहाल अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि ये 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस तरह क्वेश्चंस में आपका पहला काम होगा
कि इनको मल्टीप्लाई करके, अगर मल्टीप्लाई सिंबल है तो मल्टीप्लाई करके इस पूरे को मिला लो a प्लस आई बी फॉर्म। तो क्या करेंगे इस एग्जांपल में, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 3 1 जा 3, ठीक, और आएगा -6i प्लस i का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो i आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2i स्क्वायर, i स्क्वायर को -1। एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 3 i स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 3 5, अब -6i प्लस i -5i। अब आप देख सकते हो कि ये इस तरह का बेसिक एग्जाम्पल हो चुका है। तो जिसका रियल पार्ट बताना है तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। तो इस एग्जाम्पल बेसिक से क्या सीखने को मिला कि अगर बाहर कभी भी इस तरह शॉर्टकट लिखे हो RE IM RE टाइप का, तो सबसे पहले ये जवाब आप तभी दे पाओगे जब पूरा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, a प्लस आई बी फॉर्म में। तो इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये सीखा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें डिवाइड किया गया हो दो कॉम्प्लेक्स को, जिसमें डिवाइड किया गया हो दो कॉम्प्लेक्स को, बाहर मान लिखा है RE, तो इसका मतलब वो दो कॉम्प्लेक्स के डिवाइड का रियल पार्ट पूछ रहा है। तो आपको उस डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लास्ट टर्म्स में सीखा होगा, नहीं लास्ट पार्ट में, कि दो कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करके a प्लस आई बी कैसे बनाते हैं। तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो इस तरह से आपको a प्लस आई बी फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो आप जब भी डिवाइड के क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो, तो पहले उसको डिवाइड वाला मेथड लगाकर a प्लस आई बी बना लेना। उसके बाद देख लेना कि बाहर RE लिखा है तो रियल पार्ट बोल देंगे और IM लिखाने की इमेजिनरी पार्ट बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फिलहाल मैंने बहुत बेसिक बात बताया है, अब चैप्टर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग एक एकेडमिक के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। शुरुआत वाला एकेडमिक है, क्योंकि इस बेसिक से हम लोग काफ़ी चीज़ सीखते हैं, फिर हम धीरे धीरे चीज़ें को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कंपटीशन लेवल पे। तो एक एग्जाम्पल बेसिकली है, गिवन z1 = 3 + 2i and z2 = 1 - i, then find RE रियल पार्ट ऑफ z1 into z2, IM इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 upon z2, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में अगर आगे बढ़ा जाए तो मैं फर्स्ट पार्ट को आपको सॉल्व दिखाता हूँ। सॉल्व नंबर फर्स्ट लिखा है RE z1 into z2। तो जैसा कि हमने अभी आपको इसके पहले एग्जाम्पल जो दिया, जस्ट प्रीवियस एग्जाम्पल, उसमें हमने बताया था कि अगर बाहर कोई भी समीशन या शॉर्टकट में सिंबल लिखा है तो उसका मीनिंग तभी यूज़ होगा जब अंदर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में बनना चाहिए। तो ये अभी a प्लस आई बी फॉर्म में नहीं है, तो मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। पहले देखते हैं क्या होगा। 3 1 जा 3, -3i प्लस 2i, 2i स्क्वायर, ठीक। तो रियल 3 -3i प्लस 2i माइनस i, i स्क्वायर को -1 होता है, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - i। सो आई होप रियल पूछा है, तो देख सकते हो ये a प्लस आई भी फॉर्म बन चुका है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। और डिफिकल्ट नहीं है, ये जस्ट मैंने अभी पिछला एग्जाम्पल कराया था, उसी टाइप का मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, ठीक है। अब जो बताने वाला एग्जाम्पल है वो मुझे को सेकंड बताना चाहिए, जिसको मैं समझा के आपको बताऊंगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई किया गया, याद करो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा गया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, 3 आर थिंग्स आर नॉर्मल प्रोसेस, जैसा कि आप क्लास 6 7 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उसी तरह से मैंने किया है, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा देरी न करते हुए अगर हम इसी के बगल में आपको सेकंड बता दूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड सॉल्व करके यहाँ दिखा रहा हूँ। तो बाहर लगा है इमेजिनरी z1 upon z2। z1 क्या भाई साहब, इसके बाद अपने कॉपी में नीचे लिखना है, ठीक है। तो याद करो दो चीज़ को जब डिवाइड किया जाता है
तो डिवाइड के प्रोसेस में a प्लस आई बी फॉर्म कैसे बनाया जाता है, क्या बताया गया आपको? उसमें आपको रेशनलाइजेशन करना होता है, याद है? और भी किस टर्म्स का? मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर ये है, इसका रेशनलाइजेशन यानी कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई। कंजुगेट भी पढ़ाया था आपको कि आई की जगह पे माइनस आई से रिप्लेस कर देना, कंजुगेट कहलाता है। अब इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा भाई साहब? 3 प्लस 3i 2i प्लस 2i स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, सो कंबाइंड टू फैक्टर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमरेटर में देखो तो कुछ चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं, जैसे क्या? 2i स्क्वायर, आई स्क्वायर होता है आपका -1, तो ये -2 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 + 2 5 5। ठीक, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 1/2 + 5/2 इंटू आई। तो देख सकते हो ब्रैकेट्स में a प्लस आई बी फॉर्म बन चुका है गाइस, लेकिन बार हमें आई एम पूछा गया है कि इमेजिनरी वैल्यू, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? 5/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो दोनों क्वेश्चंस मैंने बहुत ही बेसिक लिया है, इस तरह से एग्जाम्पल सिर्फ एकेडमिक लेवल पे आते हैं, ध्यान से भूल जाना कि ऐसा कोई क्वेश्चन एडवांस मेंस में आता है। ओके, मेंस में तो कभी पूछेगा ही नहीं इतना बेसिक क्वेश्चन। ओके, लेकिन इसके मीनिंग का यूज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको अभी कुछ थ्योरी और पढ़ लिया जाए तो आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह क्वेश्चंस और भी आगे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 बेसिक एग्जांपल्स आप कॉपी करो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, जैसा कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने अभी सीखा है उस पर बेस एक नया एग्जांपल लेते हैं। कुछ थ्योरी उसका पार्ट यूज़ होगा, ऐसा नहीं कि सभी के सभी यूज़ होंगे। ठीक है, कुछ पार्ट्स आपको प्रीवियस लेक्चर्स के भी यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। लिखा है फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग इक्वेशन दिस। पहली बात कि यहाँ पे एक नया आपको नंबर दिख रहा है z बार, इसको रीड करते हैं z बार। ठीक है, z बार क्या मतलब होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स बोलना चाहेंगे। जैसे यार आप बताओ, जैसे मैं आपसे कहूँ मान लो ये कोई क्वेश्चन से, ठीक है, कोई क्वेश्चन से मैं पूछूँ x की वैल्यू बताओ, तो ये बड़ा आसान होता है सॉल्व करना। ठीक है, बहुत आसान, नो प्रॉब्लम। ठीक, ये बहुत आसान था, बन गया आसानी से, एक नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे ये रियल नंबर के क्वेश्चंस होते हैं x, यहाँ पर हमने आपको बोला है z के कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस तरह सिचुएशंस को सिर्फ और सिर्फ किस तरह से हैंडल किया जाता है मैं आपको उसका डिस्कशन करने जाता हूँ। तो रियल नंबर में तो कोई कठिनाई नहीं होता है, आप फैक्टर बाहर निकालो समथिंग। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के सिचुएशन से करना कुछ जगहों पे आपका आंसर नहीं आ पाता है। यानी कि इस क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक यूनिक मेथड है, z = आप कोई ना कोई एक नया वेरिएबल्स लेट कर सकते हो, कोई ना कोई नया वेरिएबल्स। यहाँ पे नया वेरिएबल्स का मतलब है हमें क्या बताना है, फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z के ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। और आप बताओ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट का होता है, a प्लस आई बी फॉर्मेट का। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ये लेट कर लिया, और आपको ये पता है कि z भले ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो लेकिन वो a और b वाले नंबर्स कैसे होते हैं हमेशा, ये गाइस हमेशा रियल नंबर ही होता है। इसमें कोई आपको कामचोरी नहीं करना है, a और b हमेशा रियल होता है। इनको मिलाकर कहा जाता है इस आयोटा के साथ कि ये मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, बट इटसेल्फ a एंड b इज अ रियल नंबर्स। ओके, अब बात करते हैं z बार क्या मतलब है। तो z बार को कहते हैं, शायद मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ इस तरह से, इसको कहते हैं कंजुगेट ऑफ z, ये इसका मीनिंग होता है। z बार को हम लोग z का कंजुगेट कहते हैं, और z क्या है, a प्लस आई बी। z है a प्लस आई बी, तो z का कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी, खत्म। तो इसी चीज़ को हम अपने लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं, z बार कह रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। सो नेक्स्ट इज गिवन डाटा, क्या है
जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू 0। उसके बाद इस डाटा का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो जेड स्क्वायर क्या है, ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर एंड जेड बार इज ए माइनस आई बी, ठीक है, यूज कर लिया। अब इसको यूज कर लो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी, बी की प्लेस पे आई बी लिखा है, ठीक। तो गाइज यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है भाई, -1 एंड प्लस 2ab प्लस a माइनस ए बी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे अगर चीज़ों को कलेक्ट करें अच्छे से, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए एंड प्लस टाइम्स आयोटा 2ab माइनस बी, 2ab माइनस बी, 2ab माइनस बी आयोटा, और इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0। क्या 0 को मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, चेक करो, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, इसमें कोई बुरा वाली बात थोड़ी है। क्यों, ये सब मिलाकर तो 0 ही आएगा ना। अब क्या रीज़न था कि इस 0 को मैंने वैसे लिखा है, अब उसकी बात करते हैं। बताओ यार, लेफ्ट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आई बी फॉर्म में लिखा है, और राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स हो गया a प्लस आई बी, यानी इन अदर c प्लस आई डी फॉर्म। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब होते हैं जब दोनों तरफ का रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों तरफ का इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। सिर्फ और तभी इक्वल होते हैं, और दोनों एक साथ सही होना चाहिए। एक साथ का मतलब यहाँ पे था कि इंटरसेक्शन होना चाहिए। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट इक्वल, दिस इज सेकेंड पार्ट इक्वल, और ये दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, ध्यान रहे। यानी हम ए बी वही एक्सेप्ट करेंगे जो इन दोनों को सॉल्व करने से आएगा, ठीक। ओके, सो आइए देखा इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। अब इतना नोट कर लो। तो अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, मैंने सेकेंड वाले को पहले ले लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ए बी निकालना आसान था, इसलिए यहाँ से ए बी निकालना उतना आसान नहीं है, यहाँ से मुझे ज़्यादा आसान लगा था, इसलिए यहाँ से यूज़ कर लिया, ठीक है। अब सुनो आप, इस क्वेश्चंस में स्टूडेंट से मिस्टेक्स क्या होती है पहले मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आगे हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने सेकंड को सॉल्व किया तो b की वैल्यू 0 आया और a की वैल्यू 1/2 है। तो कुछ लोग को लगता है कि z की वैल्यू आ गया, जिनमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा z का आंसर है, यानी i × 0 फाइनली 0 हो जाएगा, ठीक। लिख सकते हो 0 × i, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहते हैं कि जेड का आंसर आ गया भाई हमारा हाफ प्लस 0i, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमसे पूछा गया था, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आंसर आ गया। लेकिन ये गलत है, क्यों? अब बताओ, ये जो भी ए बी निकाले हो, क्या इसमें दोनों का योगदान रहा है क्या दोनों को आपस में सॉल्व किए हो? इंटरसेक्शन क्या मतलब होता है? वही आंसर एक्सेप्ट करेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। ये तो आपने सिर्फ सेकेंड को सॉल्व किया है, और सेकेंड से ए बी देखा, तुरंत पागल हो गए क्या भाई आंसर तो आ गया, ए भी तो चाहिए था अपने को। तो ये आज जो सॉल्व कर रहे हो, ये सेकंड वाले को सिर्फ सॉल्व किया गया है, और आंसर ए भी तभी आएगा जब दोनों एक साथ सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये अलग अलग जो आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं है। एट ए टाइम बी 0 है। देखो वैसे भी यार यहाँ पे और लिखा है, दो चीज़ का मल्टीप्लाई 0 करते हैं तो ये डायलॉग बोलते हैं या तो पहला 0 होगा या तो सेकंड 0 होगा, ठीक है। तो जो लोग ये कर रहे होंगे वो उनका गलत होगा, ठीक। अब बात करते हैं क्या करें फिर। तो अब यहाँ पे आपको 1/1 इसमें से लेना होगा, फिर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी इफ b0 पुट इन फर्स्ट। अब हम b0 रख के फर्स्ट में देखते हैं a की वैल्यू क्या आता है, वो पेयर ab का कहलाएगा हमारा वाला आंसर। तो गाइस यहाँ पे b जब 0 करेंगे इस प्लेस पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a² प्लस a आ जाएगा, सो a कॉमन ले लेंगे तो a + 1 = 0, सो a 0 एंड a इज -1।
तो एक पेयर बनेगा b इक्वल टू 0 पे a 0 और एक सेकेंड पेयर बनेगा b इक्वल टू 0 पे a इक्वल टू -1। इन अदर वर्ड्स a 0 पे भी b 0 आ रहा है और a इक्वल टू -1 पे b 0 आ रहा है। तो दो केस यहाँ से बने हमारे, ठीक। यानी एक b इक्वल टू 0 से रखने से a की दो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो एक पेयर यहाँ से और एक पेयर यहाँ से। अब हम a की वैल्यू हाफ रखेंगे सेम स्टेप से फर्स्ट वाले में, फिर देखते हैं b की वैल्यू क्या आता है। आप इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं a इक्वल टू हाफ पे। a इक्वल टू हाफ, तो a इक्वल टू हाफ होगा तो इसको हमने फर्स्ट में पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन आप अपने कॉपी में देखो, ये है। इसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट देखते हैं क्या आता है। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। माइनस b स्क्वायर साइड भेज दो तो b स्क्वायर हो जाएगा। इनको ऐड करो तो 1/4 1/2, तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4, ठीक है। 1/4 1/2 सॉल्व कर लो ना, यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 + 2 कितना आ जाएगा 3/4 लिखा। अब b स्क्वायर को 3/4 होता है, मैथमेटिकली दो सोल्यूशन आना चाहिए, प्लस माइनस। इसको अगर अच्छे से बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा। 3 का तो पता ही नहीं क्या आएगा, बहुत लिखोगे 1.732 लिखोगे, कोई खास मतलब नहीं, इतना इंटरेस्टिंग हम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने a की वैल्यू हाफ रखा तो b की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ, एक +√3/2 और इसी हाफ पे b की दूसरी वैल्यू भी प्राप्त हुआ। यानी एक a पे अलग अलग b मिल रहे हैं, यानी कि दो पेयर यहाँ से मिल गया, दो यहाँ से था। अब बात करें कि हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमने क्या लेट किया था, z इक्वल टू क्या माना था a + ib, और यही तो हमसे पूछना चाह रहा है कि फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z, यानी कि a + ib फॉर्म में ऐसे कितने z के बनाए जा सकते हैं। तो वही हम लोग अब यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करके लिखते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट a0 b0, तो यहाँ रखो। तो पहला पेयर तो ये बन जाएगा 0 × i का। सेकेंड पेयर a -1 b0, इसको सॉल्व करो 0 आएगा, इसको सॉल्व करने से -1 आएगा। सेकेंड थिंग z a हाफ b = √3/2, a हाफ -√3/2, ठीक। तो आप देख सकते हो इस तरह से 0 -1 दिस एंड दिस, ये चारों आंसर हमारे क्वेश्चंस का आंसर है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। और हमसे एक पूछा गया था सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, तो सारे लिख दिया। अगर ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाई द गिवन रिलेशन, टोटल कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो 1 2 3 4, तो आंसर आ जाता 4, ठीक। अच्छा मान लो इसमें पूछता कि वो वाले नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ जिसका रियल पार्ट निगेटिव होता हो। आई रिपीट, 4 सोल्यूशन आए। अगर मान लो क्वेश्चन पूछता फाइंड नंबर ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग रियल पार्ट z इज निगेटिव, तो इसमें से कौन सा आंसर होता है, सिर्फ एक आंसर है। क्योंकि इसी में चारों एग्जाम्पल में सिर्फ एक पार्ट ऐसा है जिसमें रियल पार्ट निगेटिव है, बाकी सारे केसेस में पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, बट मैं उतना ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जाना चाहता हूँ। लैंग्वेज एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, सारा प्रोसीजर आपके सेम होगा, ठीक है। आप इसको नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक नया थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें लिखा है इस तरह से जो वर्टिकल 2 लाइन दिख रहा है, इसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक। अब इसके अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है, x, sin x, tan x, sec x, व्हाटएवर एनीथिंग। फिलहाल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे z लिखना चाहते हैं, ठीक। तो रीड करेंगे मॉड ऑफ, उसके बाद जो कुछ अंदर लिखा होगा उसको, या मैग्नीट्यूड ऑफ जो कुछ लिखा होगा उसको, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने आपको पढ़ने तरीका बता दिया कि इस तरह से रीड किया जाता है। अब बात करते हैं रूल की, जो हमें रटना है, जो हमें समझना भी है। इफ़ z = a + ib, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर वो a + ib फॉर्म में है, देन मॉड z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b²। खुशी की बात ये है कि यहाँ पे आयोटा के टर्म नहीं आते, आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड तो एक नंबर आता है ना कोई पॉजिटिव नंबर, ओके। तो इसलिए यहाँ पे आई भी नहीं आ रहा है। और भी तरीके का इस तरह से बोल सकते हैं, याद करना इंपॉर्टेंट है यार
ए बताओ जेड का कौन सा पार्ट है? ए जो लिखा है वो कौन सा पार्ट है? दिस है। तो ये है आपका रियल पार्ट ऑफ जेड, प्लस बी कौन सा पार्ट है इसमें? जेड का, तो वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कई बुकों में भौगोल के तौर पे ये लिख दिया जाता है, मैं इसको नहीं रटाता हूँ फिलहाल। ओके, इंपॉर्टेंट इज दिस, याद करना बड़ा आसान है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। हम लोग साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उसके बाद साथ नोट करना ज़्यादा बेटर होगा। तो मान लो जेड की वैल्यू है 3 + 2i। मैंने आपसे पूछा भाई साहब मॉड जेड बताओ, आपने बड़े प्यार से कहा सर 3² + 2², 9 + 4, this is 13. Okay, so this is the basically mod z. Okay, next example, now start mod z. So z is equal to 2 minus whatever anything, suppose that whatever 5 है। ठीक, तो अब बताओ z इक्वल टू mod z इक्वल टू क्या जाएगा? रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है -5, ये तो है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कितना जाएगा? 4 + 25, 25 + 4 29। सो दिस इज द बेसिकली फाइनल आंसर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। आगे बढ़ते हैं। मान लो कोई एग्जांपल है जेड इक्वल टू, सपोज दैट ओनली राइट हियर 3/2 i। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर्स रखा है, ऐसा जो नहीं कि इंटीजर्स ही हो, यहाँ पे रूट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूट हो सकता है, यहाँ रैशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल हो सकते हैं, किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर्स ही आपको दिखेगा। तो जैसे मान लो ये लिखा है, अब फिर मैं पूछूं भाई साहब इसमें मॉड जेड बताओ, तो देखो यार इसका इमेजिनरी पार्ट तो है लेकिन रियल पार्ट है ही नहीं। रियल पार्ट क्या है? डब्बा ने, गोला ने, 0। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3/2। ओके, कितना जाएगा? ये तो खत्म। 3/2 बोले तो 9/4 आफ्टर स्क्वायरिंग, तो मॉड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई साहब? 3/2। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल ये मैंने बेसिक पॉइंट्स इसलिए बता दिया है कि आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 3 एग्जाम्पल्स हम लोग एक अलग फॉर्मेट में लिए हुए, जैसा कि आप देख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें जेड का मेंशन न किया गया हो। जैसे पिछले जो एग्जाम्पल दे रहे थे उसमें जेड इक्वल टू बकायदा लिख रहे थे अच्छे से, नहीं जेड इक्वल टू समथिंग देन मॉड जेड। कई बार ये सारे चीज़ नहीं बोला जाता है, तो कई बार इस तरह से डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। मॉड ऑफ 3 - i, मॉड ऑफ 3 प्लस जो भी लिखा है। ठीक है, तो इनका सबका मीनिंग अभी भी सेम है। इसका मतलब है कि एक अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - i और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लगा है। इसका मतलब है 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 9/16। क्या जाएगा? 64 + 9 73 और √16 का स्क्वायर रूट 4। आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग लास्ट एग्जांपल करते हैं। √5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। यार ये छोटे एग्जांपल कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे उनमें इन सब का बहुत ही मीनिंग यूजफुल होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 3 एग्जांपल्स एक नए फॉर्मेट करा है। इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है एकेडमी लेवल पे। कंपटीशन लेवल पे इनका यूज़ तो आपको स्टेप वाइज कहीं ना कहीं जरूर मिल सकता है देखने को। ठीक है, तो इसको नोट करो। उसके बाद एक नया क्वेश्चंस करते हैं जो कि कंपटीशन के फॉर्मेट से होगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको कंपटीशन लेवल मिल सकते हैं, खासतौर पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें लिखा है फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड सेटिस्फाइंग इक्वेशंस मॉड ऑफ z - 1 + 3 = z + i। ठीक, अच्छा
अब इस तरह क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था जेड स्क्वायर प्लस जेड बार वाला, सारा अप्रोचिंग सेम है, बट सिर्फ इक्वेशन मैंने चेंज किया है। बाकी जो जो टूल्स मैंने जो वर्ड वहाँ बोला था सेम चीज़ यहाँ बोलना है। तो जेड को हम मानेंगे ए प्लस आई बी। इस तरह क्वेश्चन में हमेशा यही वर्क करना है, और ए बी का नेचर आपको हमेशा से ये पता होना चाहिए, वो रियल नंबर होता है। ठीक, चलो भाई बढ़ते हैं। तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ भी ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करो, कितना आ जाएगा ए प्लस आई बी माइनस 1 प्लस 3 ए प्लस आई बी प्लस आई। फर्स्ट ब्रैकेट इज ए माइनस 1 प्लस आई बी। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न है मैंने इसको इस तरह से ब्रेक किया है, और इसमें से आई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b प्लस 1 इंटू आई। ठीक, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अंदर, दिस इज a प्लस आई बी एंड देन मॉड। तो जस्ट अभी इसके पहले जो हम 3 एग्जाम्पल्स कराए थे उसी फॉर्मेट का मिल चुका है। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1 इंटू आई। तो देख सकते हो यार, लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो इसमें कहीं भी आयोटा नहीं आ रहा है, किसी भी जगह पे आयोटा नहीं आ रहा है इस पूरे प्लेस पे। ठीक, इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी लिखा है ये आयोटा के साथ किसका मल्टीप्लाई है, 0 के। थोड़ा सा ये रूट के अंदर को जब सॉल्व करेंगे कंप्लीट तो वो ये आएगा। ठीक है, रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये पूरा आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते वक्त। ठीक है, प्लस 3 हो गया प्लस 0 आई, एंड राइट हैंड साइड इज a प्लस बी प्लस 1 इंटू आई। हो गया, खत्म। अब बात करें इसके रिजल्ट्स की कि आंसर क्या आएगा। तो देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका नेचर इक्वल हो, मतलब रियल पार्ट रियल की इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी की इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट गाइज आपका है वो है, मुझे लगता है इमेजिनरी पार्ट पहले कंपैरिजन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा चीज़ें आसान दिख जाएगा। b प्लस 1 कंपेयर किया 0 से, तो यहाँ से b इक्वल कितना आ गया -1, तो b तो आ चुका नो डाउट। अब हम रियल पार्ट से कंपैरिजन करेंगे। क्या रियल पार्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू a। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व दिखाया आपको। अब b की जगह पे -1 रख दो, कितना आ जाएगा a स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, एंड प्लस 3 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा a माइनस 3। ठीक है, अब यार ये निकालना थोड़ा सा आसान भी है फिलहाल, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। अब इस चीज़ में बोथ साइड होल स्क्वायर कर दिया जाए अगर, ठीक, कितना जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 माइनस 6a दिस आफ्टर होल स्क्वायरिंग। ठीक है, a स्क्वायर कैंसिल आउट, सो फाइनली इज माइनस 6a को लेफ्ट लाओ 4a आ जाएगा, 2 को राइट हैंड ले जाओ बेटा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू 7/4 हो जाएगा, सो a इज 7/4 एंड b इज -1, सो फाइनली इज व्हाट, b भी रियल आ रहा है और a भी रियल आ रहा है। और याद करो z इक्वल टू a प्लस आई बी में a एंड b कैसा होना चाहिए, वो रियल नंबर होना चाहिए। तो इसलिए हमने z माना था a प्लस आई बी, तो a की जगह पे और b की जगह पे रख देते हैं, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, b की जगह पे मैंने -1 रख दिया, तो ये माइनस बना दिया इसको। सो दिस इज द ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। फिलहाल इस केस में टोटल एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ पा रहा है, तो वो अलग बात है, तो कैलकुलेशन डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस का फाइनल आंसर तक जाते हैं। अच्छा, आई बेग मैं लास्ट टाइम आपको बोलना चाहूँगा, हालांकि जेड स्क्वायर प्लस जेड बार में भी मुझे बोलना चाहिए था, फिलहाल वहाँ नहीं बोला था, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बोल देता हूँ, वहाँ पे भी बात सही होगा। जब भी किसी तरह क्वेश्चन में जेड निकलता है तो याद करो, ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, क्लास 8 स्टैंडर्ड से ही,
कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दिया जाता है क्वेश्चंस, तो जितने रिजल्ट्स आते हैं उस रिजल्ट्स को आपको हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के चेक करना होता है कि सेटिस्फाई कर रहा है तभी सॉल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो क्या मतलब है, जेड के वैल्यू इस क्वांटिटी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखना, ये आपस में हमेशा इक्वल आएंगे। ये मैंने चेक किया हुआ है। ठीक है, आप इसको करके देख लो, लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा, तभी मैं इसको सॉल्यूशन कह रहा हूँ। ठीक, इसी तरह से जेड स्क्वायर प्लस जेड बार वाले में भी ऐसा था। चारों जो सेट आए थे पहला क्वेश्चन का, उसमें भी लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा था चारों जेड पे। ठीक, इसलिए चारों आंसर थे। ठीक है, एक छोटे से पॉइंट्स थे जो मैंने फिलहाल इस एग्जाम्पल में बोला है। ठीक, ओके, आई थिंक समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। लिखा है जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग इक्वेशन। एक अलग से आपको इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपको डाटा पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आप फाइंड वाले में देख सकते हो, इसमें दो टाइप का सिंबल यूज हो रहा है, एक मॉड जेड से रिलेटेड और एक रियल पार्ट ऑफ जेड। तो आई होप आपको रियल पार्ट ऑफ जेड पता चल चुका होगा कैसे होता है। लेकिन यार इस क्वेश्चन के आंसर तक जाने में मोस्टली 60% क्वेश्चन तो इसी बात से सॉल्व हो जाते हैं कि जेड को आप a प्लस आई बी मान लो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एकेडमी लेवल पे तो लगभग सारे हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो जेड की जगह पे आप मान लो a प्लस आई बी। फिर आपको एक इक्वेशन दिया गया कि ये जो जेड है इसको सेटिस्फाई करता है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप्स होगा इस चीज़ को यूज़ करना। ये तो अपने को फाइंड करना है, वो हम लोग बाद में सेट कर लेंगे। ठीक है, तो जेड जरा रख दो, a प्लस आई बी माइनस टू टाइम्स a प्लस आई बी माइनस 1। चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो a प्लस आई बी फॉर्मेट एंड देन मॉड लगाया गया है, तो इसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आ जाएगा a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लाइक दिस। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो कैलकुलेशन के हिसाब से कि बोथ साइड अपने को होल स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट हटाना है किसी तरह से, तो बोथ साइड होल स्क्वायर ही देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो स्क्वायर करेंगे तो यार सिर्फ बचेगा आपका a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट हट जाएगा। और इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इधर का भी रूट हट जाएगा। ये बचेगा क्या, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम चीज़ों को जल्दी से कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे पीछे लिख रहा हूँ सही से बस। ठीक, सब कुछ एक ही जगह लिखा है, बस आगे पीछे अरेंज किया है। अब इसे यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a। ठीक है, यही सब हो जाएगा। अब देख लो अच्छे से। अब कुछ कैलकुलेशन से कैंसिल भी हो रहा होगा, जैसे 4 का अगर राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4a माइनस का 8a, प्लस 4 से प्लस 4 क्योंकि दोनों तरफ है तो इसलिए कैंसिल हो गया। अब ये कुछ पार्ट आपको कलेक्ट करने होंगे, जैसा कि ये दोनों दिख रहा होगा आपको, तो आप इतना नोट कर लो ताकि मैं इस साइड में लिख सकूं। तो यह जाएगा आपका 3a स्क्वायर, b को उधर भेजो तो बचेगा 3b स्क्वायर माइनस 4a, राइट साइड ले जाओ तो आएगा माइनस का 4a। ठीक है, माइनस का 4a। अब बताओ इसमें से अगर 3 कॉमन ले तो मैथमेटिकली ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं समथिंग, क्योंकि इस तरह से लिखेंगे तो रूट आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, माइनस। अब अपने कॉपी में देखो, जेड को हमने a प्लस आई बी बताया था। ठीक है, तो a जो था वो जेड का कौन सा पार्ट था, रियल, और उस जेड का ये क्या लिखा है, अगर जेड a प्लस आई बी होता है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसकी वैल्यू होता है, मॉड जेड का होता है, और ये स्क्वायर अपनी जगह पे। तो आप देख सकते हो यहाँ से आंसर हमारा आ चुका है।
तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस के, तो आप देख सकते हो फाइंड वाला डाटा यहाँ पे बन चुका है 3 mod z स्क्वायर माइनस 4 रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू दिस बी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक के साथ आज का लेक्चर फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग या आज के लेक्चर में हमने 2 चीज़ डिस्कशन किया कि कंजुगेट क्या होता है और मॉड क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर सम किया जाए तो मॉड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रोडक्ट किया जाए तो किस तरह से होता है, इसी तरह से हम लोग कंजुगेट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ हम लोग ने कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर से सबकी बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।